हेलो एवरीवन। आज हम लोग थोड़े और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। पिछले असाइनमेंट में जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा सही क्वेश्चन था, वो साइकिल्स के बारे में था, कैसे अप्रोच करना है। अभी मैंने आप लोगों के असाइनमेंट्स चेक नहीं किए थे तो मुझे को नहीं पता है कि आप लोगों ने कैसा किया है, लेकिन फिर भी सोल्यूशन मैं शेयर कर देता हूँ उसका। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज के न्यूमेरिकल्स? देखिए, जो मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है वो ये था कि एक 50 हर्ट्ज़ मतलब रेटिंग यहाँ पे दी गई है जनरेटर की। वो क्या है? 50 हर्ट्ज़ है, 20 पोल जनरेटर है, 20 पोल्स, और 200 MVA और 11 kV उसका वोल्टेज और MVA है। ठीक, 200 MVA है और 11 kV उसका वोल्टेज रेटिंग है। अब गिवन है आपको कि इनर्शिया कांस्टेंट जो है वो है 3 मेगा जूल पर MVA। ठीक, एच आपको गिवन है 3 मेगा जूल पर MVA। अब बोला गया है कि अगर उसका एक्सेलरेशन जो था रोटर का, जो कि जनरेटर में है, उसका है 746 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ उसका ध्यान रखिएगा आप, यूनिट्स का। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में है, ना कि मैकेनिकल डिग्रीज में। और कब तक के लिए एक्सेलरेशन मेंटेन है? 5 साइकिल्स के लिए। ठीक, तो पूछा गया है कि चेंज इन रोटर स्पीड क्या आएगी इन 5 साइकिलों के बाद। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे। आप देखिए, एक्सेलरेशन हमको दिया गया है और स्पीड पूछी गई है, तो हम सिंपली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, सोल्यूशन में आपको पता चलेगा कैसे यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या है। सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना है। टाइम कितने साइकिल्स के बाद पूछा गया है? 5 साइकिल्स के बाद। अब एक साइकिल में तो आपको पता है कि 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो अगर आप 1/50 कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास। और 5 साइकिल के बाद यानी 5 इंटू 1/50 तो आ गया आपके पास 0.1 सेकेंड। अब बोला गया है कि आपकी जो मशीन है वो है 20 पोल मशीन। अगर आपको ये चीज़ पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्या होता है? थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो p/2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक, तो ये चीज़ तो हमको पता है कि एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। कब? जबकि मैकेनिकल डिग्रीज़ में हो। अब अगर आपको इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो सिंपली p/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 3600 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़। यानी एक रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज जो होंगे वो 3600 होंगे, और एक रिवोल्यूशन में अगर आप मैकेनिकल डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री होंगे। ठीक, अब आपको जो एक्सेलरेशन दिया गया है, इसीलिए मैंने बोला था यूनिट का ध्यान रखिएगा, वो आपको दिया गया था 746 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो आपको v इक्वल्स टू यू टी में यूज़ करना है स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि आपसे स्पीड जो पूछी गई है वो RPM में पूछी गई है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा को चेंज कर दीजिए RPM पर सेकेंड में। चेंज करने के लिए क्या होगा, जो भी आपको 746 दिया गया है इंटू 60 किया गया है, जिससे कि वो RPM में कन्वर्ट हो जाए, RPS में सॉरी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया गया। तो अल्टीमेटली जो आपका अल्फ़ा आ गया वो आ गया 12.43 RPM पर सेकेंड। ठीक, अब आपको पता है सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। सिंक्रोनस स्पीड किसी भी जनरेटर की इनिशियल स्पीड होती है। ठीक, कोई भी डेविएशन आता है या तो एक्सेलरेट होगा या डीएसेलरेट होगा, तो वो उसकी फाइनल स्पीड होगी। ठीक, तो इनिशियल स्पीड निकालने के लिए आपने सिंपली 120f/p किया, वो आ गया आपका 300 RPM। अब आपको सिंपली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाना है। v आपको पता करना है जो कि आपकी फाइनल स्पीड है, चेंज इन स्पीड जिसको यहाँ पे बोला गया है u प्लस ए टी। यू इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपने निकाल लिया 0.1 सेकेंड। सारी वैल्यूज़ रखी है आपने, वो आ गया आपका 301.243 RPM। तो इनिशियल स्पीड आपकी कितनी थी? 300। फाइनल स्पीड जो आ गई वो आ गई 301.243। तो चेंज आप बस इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आ गया आपका 1.243 RPM। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है
जिसका रिएक्टेंस 12 ओम पर फेज़ दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका रिएक्टेंस जो होगा वो पर फेज़ बेसिस पे होगा, ठीक। तो इसीलिए हम हमेशा सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम में ही आपको रिएक्टेंस जो होगा वो पर फेज़ बेसिस पे दिया होता है। अब आगे क्या दिया गया है कि वोल्टेज जो दोनों एंड का है, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड, वो 132 kV पर मेंटेन्ड है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि वोल्टेज भले ही सेम kV पर हो, लेकिन जो इनके बीच का एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, इसी वजह से पावर ट्रांसमिट हो पाती है, ठीक। अब बोला गया है कि लिमिट ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन कितना होगा जब आपका लाइन डेवलप कर रही है सडन जर्क ऑफ 2/5 ऑफ स्टेडी स्टेट लिमिट, ठीक। तो सडन जर्क इसमें आपको गिवन है 2/5 और आपको एंगुलर ऑसिलेशंस निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या है कि आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिए था कि जो वोल्टेज है सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड का वो आपको 132 kV पे है, ठीक। तो आपने क्या किया, जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी क्या होगी, V1 V2 अपॉन X। V1 और V2 क्या है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के वोल्टेज, ठीक। और मैक्सिमम पावर जो आई है वो आ गई आपकी VSL VRL बाई X, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो पावर डिलीवर हो रही है जर्क टाइम में वो 2/5 हो जा रही है मैक्सिमम पावर की, ठीक। तो P आपने निकाल लिया 2/5 टाइम्स P ऑफ मैक्स। अब इससे आपको क्या निकालना है कि इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल कितना होगा। सिंपली आपने साइन ऑफ डेल इक्वल्स टू 2/5 रखा, तो डेल आ गया 23.6 डिग्रीज। अब जब भी जर्क आता है, जर्क मतलब कोई भी सडन चेंज रोटर में, जैसे आपने कोई लोड स्विच किया, AC ऑन किया या कुछ भी किया, तो लोड के चेंज होने की वजह से रोटर में कोई डेविएशन आता है। उस डेविएशन को हम मेजर करते हैं उस एंगल से जिसको हम रोटर एंगल बोलते हैं। इनिशियली वो आ गया 23.6 डिग्री। अब जब भी कोई जर्क आया है तो ये स्विंग लेगा, और मैक्सिमम स्विंग कहाँ तक जा सकती है वो डिटरमाइन करेंगे आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया से। आपने क्या किया, 2/5 जो मैक्सिमम पावर है वहाँ से एक लाइन खींची। वो लाइन जहाँ जहाँ उस कर्व को मीट करेगी वो उसकी लिमिट्स होंगी। जैसे 23.6 तो वो इसका इनिशियली ऑपरेटिंग एंगल आ गया, जहाँ तक वो स्विंग कर सकता है वो आ गया आपका 156.4 डिग्रीज। वो आपने कैसे निकाला, सिंपली 180 में से 23.6 डिग्री माइनस कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा।